14 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये सेशन आपके आने वाले सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस देश ने भारतीय मूल के लोगों को एक स्वदेशी समुदाय के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को एक इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए मान्यता देने के लिए तैयार हो गया है। तो ये देश का नाम है केनिया। दरअसल लोकसभा के अध्यक्ष आप देख सकते हैं यहाँ पर ओम बिरला और केनिया की जो सांसद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोसेस से मुलाकात करने के बाद जो है यहाँ पर भारत और केनिया का संबंध बहुत पुराना है और कई क्षेत्रों में भी फैला हुआ है। जैसा हम लोग जानते हैं, केनिया सरकार ने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को इंडिजिनस यानी कि स्थानीय मूल निवासी समुदाय के रूप में मान्यता देने का अब फैसला कर लिया है। तो केनिया नाम याद रखिएगा। बात करें केनिया की, तो केनिया आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्रीज है। और केन्या की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है नाइरोबी और यहाँ का जो करेंसी है वो कौन सा है, तो ये सीलिंग है। उसी तरह से केन्या में एक इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर है। अब क्या नाम है इसका, तो यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नाइरोबी केन्या में ही स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ आपसे पूछा गया है कि जुलाई 2026 में भारत का खुदरा महंगाई दर कितनी रहा है, यानी रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। तो सवाल तो आपसे ये नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की एक्स्ट्रा चीजें हैं उन पर सवाल हमेशा बनता है। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है कि आम लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसतन कितना बढ़ोतरी हुआ है, ये रिटेल इन्फ्लेशन बताता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि क्या है, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर बाई फॉर द डेली यूज मेजर्ड। अब ये जो मेजर किया जाता है इंडिया में उसको सीपीआई के जरिए मेजर किया जाता है, जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। भारत में जो महंगाई दर है यानी जो इन्फ्लेशन है वो किससे नापा जाता है, सीपीआई से ही नापा जाता है। चलिए समझ लेते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में अंतर क्या है। तो ये होलसेल प्राइस चेंजेस को मेजर करता है और ये रिटेल को। उसी तरह से यहाँ पर केवल गुड्स कवर होता है डब्ल्यूपीआई में, और गुड्स और सर्विस सीपीआई दोनों में कवर होता है। वहीं पर बेस ईयर अब बदल चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर 2022-23 है और 2024 नई सीपीआई की जो श्रृंखला है वहां पर हो चुका है अब। उसी तरह से आपको याद रखना है कि इसको रिलीज कौन करता है, तो डब्ल्यूपीआई को रिलीज करने वाली जो संस्था है वो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और वहीं सीपीआई की बात करें तो ये एनएसओ के द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब जो है भारत में जो महंगाई दर तय करते हैं वो कौन है, तो ये है आपका एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जहां पर 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 भारत सरकार के मेंबर होते हैं। और यही लोग क्या करते हैं, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं इंडिया में। उसी तरह से आपको याद रखना है कि भारत में महंगाई दर कितना होना चाहिए, तो ये 4 ± 2% होना चाहिए। उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई का जो एक्ट है, कौन सा आरबीआई का एक्ट, 1934 का जो एक्ट है, इसी के तहत इसी को अमेंड किया गया था। किसके द्वारा, तो फाइनेंस एक्ट 2016 के द्वारा। और ये लाया गया था। अब जो है इस किसके कहने पर लाया गया था, तो उर्जित पटेल समिति के कहने पर इसको लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। गवर्नर का नाम क्या है, गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। वहीं डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, आपको 3 का नाम याद रखना है। कौन कौन से, एक है आपके रोहित जैन, दूसरा आपको श्रीश चंद्र मुर्मू का नाम याद रखना है, और जो तीसरा है ये जो है पूनम गुप्ता का नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर 13 अगस्त को किसका डेथ एनिवर्सरी मनाया गया है, तो अहिल्याबाई होलकर का जो है डेथ एनिवर्सरी 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। इनके जन्म की बात करें तो 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, तो ये जो है आपका चोंडी जो विलेज है यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर ये स्थित है, तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। किस डायनेस्टी को ये बिलोंग करती थी, तो ये आपको होलकर डायनेस्टी जो मराठा अंपायर का हिस्सा था उसको ये बिलोंग करती थी। इनसे संबंधित क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने इन्होंने जो है इन्होंने जो है अपने मिलिट्री कमांडर को अपॉइंट किया था। कई बार इस पर सवाल बन चुका है। तो इनका नाम क्या था, तो तुकोजी राव होलकर जो है इनको अपॉइंट किया था अपने मिलिट्री कमांडर के रूप में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि किस राज्य का नाम केरला से बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, केरला का नाम अब केरलम करने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो नाम चेंज से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा है, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 3 में जो है पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है, ध्यान रखिएगा।
कि जो पार्लियामेंट है इसको पावर दिया गया है आर्टिकल 3 के तहत कि वो फॉर्म कर सकता है नया स्टेट को। उसी तरह से जो स्टेट का साइज है उसको चेंज किया जा सकता है, बॉर्डर को रीड्रॉ किया जा सकता है, और जो नेम है, एग्जिस्टिंग नेम है, उसको जो है रीनेम किया जा सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं, फिर ये स्टेट लेजिस्लेचर में जाता है, फिर जो है पार्लियामेंट के पास जाता है, और पार्लियामेंट से फिर जो है ये प्रेसिडेंट के असेंट के बाद चला जाता है, और प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो यहाँ के बाद जो है नया नाम आ जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार 2024 एवं 2025 किसने प्रदान किया है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है संगीत नाटक नाटक फेलोशिप एकेडमी अवार्ड। अब संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड है ये जो है आपको 100 से ऊपर आर्टिस्ट को जो है ये दिया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में दिया गया है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जो आर्ट्स के संबंध में म्यूजिक हो गया, डांस, थिएटर, फोक, ट्राइबल आर्ट, पपेट्री, ट्रेडिशनल थिएटर और जो अदर एलाइड फॉर्म्स होते हैं उन क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें संगीत नाटक एकेडमी की तो 1953 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। बात करें चेयरपर्सन कौन है, तो इनका नाम अभी क्या है, संध्या जो है, संध्या पुरेचा जो है, ये जो है अभी चेयरमैन है। अच्छा, याद रखिएगा कि जो संगीत नाटक एकेडमी है इसको सेटअप किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो ये जो है ऑटोनोमस बॉडी है, अभी किसका ऑटोनोमस बॉडी है ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इंडियन क्लासिकल जो डांस है इसके फॉर्म्स याद रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु का है। उसी तरह से आपको कथक के बारे में याद रखना है, ये नॉर्थ इंडिया का है। उसी तरह से जो है कथक कली आपको ध्यान में रखना है, ये केरल का है। कुचिपुड़ी जो है ये आपका कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। वहीं बात करें मणिपुरी जो है, तो मणिपुरी तो मणिपुर का है। वहीं मोहिनी अट्टम जो है ये कहाँ का है, ये आपको केरला का है। और जो उड़ीसी है ये जो है उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। सतरिया जो है ये कहाँ का है, असम का है। और जो छाऊ नृत्य है ये जो है कहाँ का है, तो ये झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और वेस्ट बंगाल का हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर महिला हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है सेलिब्रेट करने वाला है। उस कार्यक्रम का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम। आपको मालूम होना चाहिए कि नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो शुरुआत है नेशनल हैंडलूम डे की, ये कब किया गया था, 2015 में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन से इंस्पायर्ड है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि रूस और जापान के बीच क्षेत्रीय विवाद किस द्वीप समूह को लेकर है, तो ये आपको कुरिल आइलैंड फिर से न्यूज में आ गया है। तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि रशिया और जापान के बीच में जो डिस्प्यूट आइलैंड है उसका नाम बताइए, तो ये कुरिल आइलैंड है। दरअसल हो क्या गया है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो पहली बार कुरिल आइलैंड का दौरा किए हैं, और ये द्वीप रूस के नियंत्रण में है, लेकिन जापान भी इनके दक्षिणी हिस्से पर अपना दावा करता है, और इसी वजह से पुतिन के दौरे पर जापान के द्वारा इस पर विरोध जताया गया है। आप देख सकते हैं कुरिल आइलैंड को। कुरिल आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों में एक श्रृंखला है जो रूस के कामचटका पेनिनसुला, याद रखिएगा, कामचटका जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला जो है, और जो जापान का होक्काइडो है इसके बीच में ये स्थित है। चलिए, अब जो है जो वर्ल्ड वार 2 का समय था, इसी के अंतिम दिनों में जो सोवियत यूनियन है उसी ने इस द्वीप पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर फिच रेटिंग ने भारत की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ किस स्तर पर बरकरार रखा है, तो ये BBB- पर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये। फिच की रेटिंग याद रखना है। जो फिच है वो 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए भारत का जो जीडीपी का ग्रोथ अनुमान है वो भी 6.4% लगाया है। BBB- का मतलब होता है कि सोवरेन रेटिंग किसी देश की सरकार की कर्ज चुकाने की क्षमता और आर्थिक मजबूती का आकलन होता है। ये BBB- का मतलब होता है। चलिए फिच की बात करें, तो फिच को फाउंडेशन कब रखा गया था, 1913 में। किसके द्वारा, जॉन फिच के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लंदन में है। और जो सीईओ है इनका नाम क्या है, इनका नाम है पॉल टेलर है। चलिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 19 एलएचबी कोच की पहली रेक किस देश की रेलवे के लिए तैयार की है? तो देखिए ये बांग्लादेश के लिए जो है रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला है, उसने 19 एलएचबी कोच की पहली रेक तैयार की है। चलिए, अब जो है भारत में कहाँ-कहाँ पर है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो ये आपको पेरम्बूर में है। पेरम्बूर कहाँ पर है, ये आपको चेन्नई में है। उसी तरह से जो रेल कोच फैक्ट्री है, आरसीएफ की बात करें, ये जो है कहाँ पर है, तो ये आपको कपूरथला जो है पंजाब में लोकेटेड है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको रायबरेली उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। तो ये 3 कोच फैक्ट्री का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जो सभी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।